Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily current affairs of 29th of July 2023. तो गाइज आज है तारीख 29 जुलाई 2023 और है सैटरडे। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम यहाँ पर डिटेल से डिस्कस करेंगे। ये वीडियो यूपीएससी और स्टेट पीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलो शुभारंभ करते हैं, बट आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, हर रोज़ मॉर्निंग में राइट टाइम 5 बजे आपको ये वीडियो इसी चैनल पर मिल जाता है। तो आज कौन कौन समय पर वीडियो में प्रेजेंट हो चुका है नीचे लाइव चैट में ज़रूर से मेंशन करना। इस लेक्चर में हम लोग मेजरली इंडियन एक्सप्रेस के ऊपर फोकस करते हैं, लेकिन केवल इंडियन एक्सप्रेस का एनालिसिस नहीं है ये। यहाँ पर आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाई जाती हैं, पीआईबी, हिंदुस्तान टाइम्स, डाउन टू अर्थ, लाइव मिंट, इन सभी के न्यूज़ आर्टिकल्स को प्रॉपर बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ में कवर करते हैं। उससे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि वीडियो के लास्ट में आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाई जाती है, यानी कि फुल कंसंट्रेशन के साथ में अच्छे से वीडियो को सुनना है। लास्ट में आपका एक टेस्ट लिया जाएगा, उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना और आपको पता चलेगा कि आपने कितने अच्छे से आज के आर्टिकल्स को पढ़ा है। और अगर डायरेक्टली यहाँ से कोई क्वेश्चन आता है तो वहाँ पर भी आपको बिल्कुल डायरेक्टली हेल्प हो जाएगी। नाउ दोस्तों, इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आपको टेलीग्राम पर जाना है। वहाँ पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना है दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। आपको ये टेलीग्राम चैनल मिलेगा, यहाँ से आप डेली बेसिस पे इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर पाओगे। और अगर आप मेरे साथ में पर्सनली जुड़ना चाहते हो तो उसके लिए इंस्टाग्राम पे जाना। अगेन वहाँ पे आपने लिखना है दीपक यादव एजुकेशन, मेरा प्रोफाइल मिलेगा जहाँ पर 13,000 से ज़्यादा लोग मेरे साथ में ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। आप भी मेरे साथ में पर्सनली जुड़ सकते हो। नाउ स्टार्ट करते हैं सेशन को। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डे की हम बात करेंगे तो आज 29 जुलाई 2023 है। तो हर साल 29 जुलाई को ऑब्जर्व किया जाता है इंटरनेशनल टाइगर डे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई सारे क्वेश्चंस अलग अलग एग्जामिनेशन में यहाँ पे बन सकते हैं, तो ध्यान रखना दोस्तों। माफ़ी चाहूँगा, यहाँ पर केवल 9 लिख दिया है, ये 29 जुलाई है। तो 29 जुलाई को हर साल इंटरनेशनल टाइगर डे को ऑब्जर्व करते हैं। इस डे को ऑब्जर्व करने के पीछे का रीज़न है कि जो ये टाइगर है इसकी प्रोटेक्शन हम कर सकें। पिछले कुछ समय में कई सारे ऐसे एनिमल्स हैं जिनकी पॉपुलेशन लगातार कम होती हुई नज़र आई है, तो उसमें यहाँ पर टाइगर भी इंक्लूडेड है। तो टाइगर की संख्या को एक अच्छी सुरक्षा मिल सके, उसके ऊपर हमारा एक मेजर फोकस है। इस वजह से यहाँ पर इंटरनेशनल टाइगर डे को ऑब्जर्व किया जाता है। ये जो टाइगर डे है इसको इस्टेब्लिश किया गया था 2010 में। एक समिट चल रहा था, सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर समिट, ये रशिया में चल रहा था समिट। तो उस दौरान यहाँ पे सोचा गया कि लगातार वाइल्ड टाइगर की जो संख्या है वो कम होती चली जा रही है, तो क्यों ना यहाँ पर इनके प्रोटेक्शन के लिए कुछ स्टेप उठाया जाए। तो इनके प्रोटेक्शन के लिए स्टेप उठाते हुए यहाँ पर 29 जुलाई को चुना गया कि हर साल 29 जुलाई को इंटरनेशनल टाइगर डे की तरह हम ऑब्जर्व करेंगे, जिससे लोगों में एक जागरूकता फैलेगी, अवेयरनेस फैलेगी और यहाँ पे टाइगर कंजर्वेशन के प्रोजेक्ट को बढ़ावा मिलेगा, यानी टाइगर के प्रोटेक्शन के प्रोजेक्ट्स को लगातार हम बढ़ावा देंगे। नाउ ये तो बात खैर आपको डायरेक्टली समझ में आ गई। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जैसे कि डायरेक्टली एग्जामिनेशन में आपसे पूछा जा सकता है टाइगर का साइंटिफिक नेम। तो टाइगर का जो साइंटिफिक नेम है वो है पैंथेरा टिग्रिस। और इंडियन सब स्पीशी के जो यहाँ पे टाइगर्स हैं उसका साइंटिफिक नेम अलग है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। वैसे आपको पूरा ऊपर वाला साइंटिफिक नेम लिख देना है पैंथेरा टिग्रिस, आगे टिग्रिस एक बार ऑड कर देना है, ठीक है। तो ये इंडियन सब स्पीशीज़ का साइंटिफिक नेम है। वैसे जो नॉर्मल टाइगर का साइंटिफिक नेम है वो है पैंथेरा टिग्रिस। समझ गए? आगे आते हैं। अब देखो, जो टाइगर है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो हमारी कैट की स्पीशीज़ है, क्योंकि ये सब टाइगर वगैरह है ये सब कैट की स्पीशीज़ के अंदर में काउंट किया जाता है, लार्जेस्ट कैट की स्पीशी में। तो कह सकते हो यहाँ पर टाइगर की इन स्पीशीज़ के अंदर में हमारे पास में टोटल 8 स्पीशीज़ देखने को मिल जाती हैं। और वो जो 8 प्रजातियाँ होती हैं टाइगर की, इनमें से 3 प्रजातियाँ ऑलरेडी एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, यानी कि ख़त्म हो चुके हैं, वो आज के समय में नहीं पाई जाती। ठीक है, वो 8 प्रजाति कौन कौन सी हैं उनकी पूरी लिस्ट मैंने यहाँ पे आपको प्रोवाइड करवा दी है। जैसे कि बंगाल टाइगर, बंगाल टाइगर इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आपको देखने को मिलेगा। देन उसके बाद कैस्पियन टाइगर, ये आपको टर्की में देखने को मिल जाएगा। देन ये जो कैस्पियन टाइगर ये एक्सटिंक्ट हो चुका है। जो आपको रेड कलर वाले 3 टाइगर दिख रहे हैं ना, इनके जो 3 नाम लिखे हुए हैं ये एक्सटिंक्ट कैटेगरी वाले हैं। ये टाइगर्स ऑलरेडी ख़त्म हो चुके हैं, विलुप्त हो चुके हैं। फिर एमूर टाइगर, एमूर टाइगर आपको रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया में देखने को मिलेगा। जावन टाइगर इंडोनेशिया के जावा में देखने को मिलेगा, लेकिन ये भी एक्सटिंक्ट हो चुका है, ख़त्म हो चुका है, अब नहीं पाए जाते। फिर उसी बाद यहाँ पर साउथ चाइना टाइगर देखने को मिल जाएगा, साउथ सेंट्रल चाइना में पाया जाता है। बाली टाइगर अगेन इंडोनेशिया के बाली में पाया जाता था, एक्सटिंक्ट हो गया। देन सुमत्रन टाइगर इंडोनेशिया के सुमत्रा में पाया जाता है। इंडो चाइनीज़ टाइगर जो हमारा साउथ ईस्ट एशियन रीजन है वहाँ पर देखने को मिलता है।
तो ये टोटल 8 सब स्पीशीज़ है टाइगर्स की। इन सब स्पीशीज़ के बारे में आपने ध्यान कौन सी रखनी है, वो 3 स्पीशीज जो कि एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, विलुप्त हो चुकी हैं। कहीं ना कहीं यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। अब पिछले कुछ समय में टाइगर्स का जो पॉपुलेशन है वो कम होने के पीछे का रीज़न है उनका हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। जिस जंगल में वो पाए जाते हैं, लगातार जंगल की कटाई होना, है ना, अलग अलग पर्पज़ से जंगल का यूज़ करना, पोचिंग होना, हंटिंग होना, है ना, तो इसकी वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, टाइगर्स की पॉपुलेशन कम हो जा रही है। अब टाइगर्स को प्रोटेक्शन स्टेटस का अगर हम पूरा का पूरा सिनेरियो देखें तो अलग अलग तरीके से सुरक्षा दी गई है। जैसे इंडियन वाइल्ड लाइफ एक्ट प्रोटेक्शन एक्ट 1972, ये जो कानून है 1972 का, इसने इन टाइगर्स को शेड्यूल 1 में रखा है। शेड्यूल 1 में रखने का मतलब यह है कि इनकी हंटिंग वगैरह कोई नहीं कर सकता, इनका शिकार नहीं कर सकता। अगर कोई करता है तो उसके ऊपर हाई पेनल्टीज लगाई जाएंगी। इसी प्रकार से यहाँ पर आपको दूसरा जो कंजर्वेशन स्टेटस है वो IUCN देखने को मिलेगा। IUCN की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो IUCN के रेड लिस्ट के अंदर में टाइगर को एंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया। एंडेंजर्ड मतलब ये जो संख्या है इनकी वो काफ़ी ज़्यादा खतरे में है, इसको सुरक्षा की आवश्यकता है। अगर हम यहाँ पर सुरक्षा नहीं दे पाते हैं, लगातार इनकी संख्या और कम होती चली जाती है, तो इसको एंडेंजर्ड से क्रिटिकली एंडेंजर्ड में शिफ्ट कर दिया जाएगा। यानी कि बहुत ही ज़्यादा खतरे में हो चुकी है टाइगर की प्रजाति। और क्रिटिकली एंडेंजर्ड वाले सेक्शन में अब क्या होता है, कुछ ही मात्रा में जब टाइगर बच्चे होते हैं या कुछ ही मात्रा में कोई भी जानवर बच्चा होता है तो यहाँ पर उसको क्रिटिकली एंडेंजर्ड में कवर किया जाता है। और अगर वो भी जो उनकी संख्या है वो ख़त्म हो जाए तो सीधा उनको एक्सटिंक्ट डिक्लेयर कर दिया जाता है। समझ गए? तो IUCN में इनको एंडेंजर्ड में रखा गया है। तीसरा यहाँ पे जो पॉइंट है वो है साइट्स। साइट्स की फुल फॉर्म है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज़ ऑफ वाइल्ड फोना एंड फ्लोरा। ये आपको नाम से पता चल रहा होगा ये बॉडी किस चीज़ के लिए बनाई गई है। जो हमारी एंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं, कई सारी जो खतरे में प्रजातियां हैं जानवरों की और अलग अलग पेड़ पौधों की, फ्लोरा फोना दोनों की यहाँ पर बात की गई है। तो उनका जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है ना, उसके ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल लगाया गया है। इसके अंदर कुछ अपेंडिक्स रखे गए, अलग अलग लिस्ट तैयार की गई है। तो टाइगर को साइट्स के अंदर में अपेंडिक्स 1 में कवर किया गया है। अपेंडिक्स 1 में कवर करने का मतलब यह है कि आप इसका इंटरनेशनल जो व्यापार है ना वो इतना आसानी से नहीं कर सकते। ढेर सारे जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो इसके ऊपर लगाए गए हैं। क्लियर हो गया? अब यहीं पर एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है। इंडिया में जो टाइगर की पॉपुलेशन है उसका एग्जैक्ट स्टेटस क्या है, थोड़ा सा हम ये भी समझ लेते हैं। तो जो IUCN की लेटेस्ट फिगर्स निकल कर आई हैं, उस लेटेस्ट फिगर्स के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो आज दुनिया में लगभग 3772 यानी कि 3726 से लेकर 5578 टाइगर्स के आसपास दुनिया भर में देखने को मिलते हैं। तो 3726 से लेकर 5578 टाइगर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। ये IUCN का डेटा है। टाइगर की पॉपुलेशंस जो सबसे ज़्यादा बड़ी है या फिर स्थिर रही है दुनिया में, तो वो अगर सिचुएशन कहीं पर देखने को मिली है तो वो है इंडिया, नेपाल, भूटान, रशिया और चाइना। ये कुछ कंट्रीज़ आपको देखने को मिलेंगी। जब स्पेशली हम लोग बात करते हैं भारत की, तो इस बात को बहुत ध्यान से सुनना। दुनिया में जितनी भी टाइगर की पॉपुलेशन है उसका 70% टाइगर केवल और केवल इंडिया में पाया जाता है। तो आप इमेजिन कर सकते हो इंडिया कितना बड़ा रोल प्ले करता है टाइगर कंजर्वेशन के इस सिनेरियो के अंदर। एक सेंसस हुआ था 2018 के अंदर में। टाइगर सेंसस जो होता है ना वो हर 4 साल बाद होता है। तो जो 2018 वाला सेंसस हुआ था टाइगर का, जनगणना जिसको हम लोग बोलते हैं, इनकी गिनती की गई थी, तो उस समय पर भारत के अंदर में टोटल 2967 के आसपास टाइगर्स देखने को मिला करते थे। ये मैंने आपको प्रॉपर डेटा बिल्कुल सोर्सेज के साथ में, फैक्ट्स के साथ में हर एक चीज़ बताई है। तो कोई भी क्वेश्चन बनेगा किसी भी एग्जामिनेशन के अंदर में, चाहे वो UPSC हो चाहे वो अदर वनडे एग्जामिनेशन हो, वहाँ पे आप इस क्वेश्चन को आराम से हैंडल कर पाओगे। अगले आर्टिकल पर आते हैं। यहाँ पर मायोसिन एपोक के बारे में बात की जा रही है। अब क्या है न्यूज़, पहले हम तो वो डिस्कस करेंगे। हाल ही में क्या होता है, जापान का जो एक रिसर्च ग्रुप है उन्होंने एक फॉसिल फॉरेस्ट को खोज लिया है और वो फॉसिल फॉरेस्ट जो है वो मायोसिन एपोक को बिलोंग करता है। मायोसिन एपोक बेसिकली मायोसिन युग की हम बात कर रहे हैं, उस समय की बात कर रहे हैं। अब ये एपोक वगैरह क्या होता है थोड़ा सा दोस्तों इसको समझ लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं इसको जूम कर रहा हूँ, ऊपर थोड़ा सा यहाँ पर फोकस देना, ठीक है। ये जो आपको दिख रहा होगा सबसे पहले आता है ईऑन। ईऑन के अंदर आते हैं हमारे एरा, एरा के अंदर आता है पीरियड, पीरियड के अंदर में आप देख पाओगे आ जाते हैं हमारे एपोक। बात क्लियर होगी? अब इसको हम लोग यहाँ पर इसको वापस से नॉर्मल करते हैं। तो ईऑन में जैसे कि यहाँ पर आप देख पाओगे 3-4 ईऑन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे पृथ्वी हमारी कब बनी थी, पृथ्वी आज से बनी थी 4600 मिलियन ईयर्स अगो।
तो 4600 मिलियन साल पहले हमारी पृथ्वी का फॉर्मेशन हुआ। उसके बाद ओरिजिन ऑफ लाइफ हुआ, बैक्टीरिया, एल्गाई, ये सारी चीज़ें आई, है ना। अलग अलग टाइम पीरियड में ये सब आता रहा और ख़त्म होता हुआ चला गया। ठीक है, तो ये हमारे ईऑन कहलाते हैं। और ईऑन के अंदर हमारे एराज आ जाते हैं। एरा जैसे आपने सुना होगा, पेलोजोइक एरा, मीसोजोइक एरा, सेनोजोइक एरा। और अब एरा के अंदर हमारे पीरियड्स बटे हुए हैं। ठीक है, और पीरियड्स के अंदर हमारे एपोक्स बटे हुए हैं। अब पीरियड्स में जैसे पेलोजोइक के अंदर में अलग अलग पीरियड्स आपको देखने को मिल जाएंगे। आपने ट्राइसिक, जुरासिक के बारे में सुना होगा, क्रिटेशियस पीरियड के बारे में सुना होगा। समझ रहे हो इस बात को? ये आपने पहले पढ़ रखा है इसके बारे में, कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है ये समझना। फिर उसके बाद में जैसे अभी जो हम लोग रहते हैं वो होलोसीन एपोक में रहते हैं। होलोसीन एपोक यहाँ पर आज के समय का, प्रेजेंट समय का ये जो सिनेरियो है वो देखने को मिलता है। तो ये कौन से एरा को बिलोंग करता है? सिनोजोइक एरा को। लेकिन जो इसमें पीरियड्स हैं वो अलग अलग आपको देखने को मिल जाते हैं। ये पीरियड्स का डिवीजन है। इन्हीं पीरियड के अंदर में एपोक आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पाओगे जब हम लोग बात करते हैं मायोसीन एरा की, तो ये आपको मायोसीन यहाँ पर देखने को मिलेगा। और मायोसीन का मतलब आज से 23 मिलियन से लेकर 16 मिलियन साल पहले की हम लोग बात कर रहे हैं। मायोसीन से पहले यहाँ पर एक और एरा था, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ तो आपको साफ दिखाई देगा, वो है ओलिगोसीन। ठीक है, ओलिगोसीन, ओलिगोसीन के बाद यहाँ पर मायोसीन, मायोसीन के बाद में प्लियोसीन, प्लियोसीन के बाद में इस प्रकार से जो हमारे एपोक है वो चेंज होते हुए चले गए। समझ गए? तो यहाँ पर उस समय का यानी कि 23 मिलियन से 16 मिलियन साल पहले का जो एक फॉसिल फॉरेस्ट है वो देखने को मिला है अच्छी कंडीशन के अंदर। इस वजह से ये न्यूज़ में है। अब जो मायोसीन एरा है ना, सॉरी मायोसीन एपोक है, बेसिकली एरा बोल रहा हूँ गलती से। एपोक जो है इसको डिवाइड किया गया है अलग अलग सेक्शंस के अंदर में। एक होता है अर्ली मायोसीन एपोक, ठीक है, जो कि 23 मिलियन साल से लेकर 16 मिलियन साल पहले के समय का जो युग है उसकी बात कर रहे हैं। एक होता है मिडिल मायोसीन एपोक, जो कि 16 मिलियन से लेकर 11.6 मिलियन ईयर्स एगो की बात करता है। एक होता है लेट मायोसीन एपोक, ठीक है, जो कि यहाँ पर 11.6 मिलियन से लेकर 5.3 मिलियन ईयर्स एगो की बात करता है। यहाँ पर मैं एक करेक्शन करना चाहूँगा कि जो अभी यहाँ पर फॉसिल अनकवर किया गया है वो फॉसिल मायोसीन एपोक को नहीं, इन मायोसीन एपोक के अंदर में जब आप सेक्शंस देखते हो तो वो लेट मायोसीन जो एपोक है उस लेट मायोसीन एपोक को बिलोंग करने वाला फॉसिल अनकवर किया गया है। समझ गए? यानी कि आज से 11.6 मिलियन से लेकर 5.3 मिलियन ईयर्स एगो पहले का जो ये फॉसिल है वो यहाँ पर देखने को मिला है। ये वो समय था जहाँ पर कई सारे चेंजेस हुए। आपको पता होगा हर बार कहीं ना कहीं बड़े बड़े चेंजेस हो रहे थे। जैसे मीसोजोइक एरा के अंदर में जुरासिक, क्रिटेशियस ये पीरियड आया, डायनासोर्स वगैरह सब खत्म हो गए थे, मास एक्सटिंक्शन हो रहा था डायनासोर्स का। जो फ्लाइंग रेप्टाइल्स थे, फर्स्ट मैमल्स थे, ये सब यहाँ पर ख़त्म हो चुके थे ट्राइसिक एरा के समय पर। तो इस प्रकार से यहाँ पे क्या हुआ कि हर एक सेक्शन में जैसे हर मतलब कोई भी चेंज हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल एक नया पीरियड शुरू हो रहा है, नया एपोक शुरू हो रहा है, तो क्या हो रहा है कहीं ना कहीं काफ़ी सारे बदलाव देखने को मिल रहे हैं। ये वो समय था, उस समय पर इंडिया जो है वो एशिया से टकरा चुका था। अब आप कहोगे इंडिया एशिया से टकरा चुका था, इसका मतलब क्या है? आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी के अंदर में कि जो पूरा पृथ्वी है वो पृथ्वी 250 मिलियन साल पहले कुछ ऐसी दिखाई पड़ती थी। यानी पृथ्वी पर जो आज के समय पर आप अलग अलग कॉन्टिनेंट देखते हो ना, कि एक तरफ नॉर्थ अमेरिका, एक तरफ यूरेशिया है, अफ्रीका है, इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया, एंटार्क्टिका, इस प्रकार से आप अलग अलग कॉन्टिनेंट्स देखते हो। ये कोई भी कॉन्टिनेंट नहीं हुआ करता था 250 मिलियन साल पहले। ये सब पूरा का पूरा एक ही, मतलब कह सकते हो लैंड एरिया हुआ करता था। पूरी की पूरी एक ही जो है पृथ्वी के ऊपर एक ही लैंड एरिया हुआ करता था, बाकी सब समुद्र था। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, ये जो लैंड एरियाज हैं टूटने लगते हैं, टूट के कॉन्टिनेंट्स में बदलने लगते हैं। तो 250 मिलियन साल पहले पर्मियन काल के अंदर में आप देख पाओगे ये पैंजिया कहलाता था। और फिर उसके बाद में 200 मिलियन साल पहले जो ट्राइसिक का समय था, ये जो पैंजिया ये 2 भागों में टूट गया था। 2 भागों में टूट गया। एक ऊपर वाला हिस्सा जिसको लॉरेशिया बोलते हैं और नीचे वाला हिस्सा जिसको गोंडवाना लैंड बोलते हैं। और लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड के बीच में एक समुद्र बना जिसको हम लोग तेथिस सी के नाम से जानते हैं। फिर उसके बाद में जुरासिक के समय पर ये और टूट गया, क्रिटेशियस के समय पर और टूट गया। फिर उसके बाद का जो आज प्रेजेंट डे है आप देख पाओगे इंडिया इधर पहुंच गया, क्योंकि इंडिया भी यहाँ से टूटकर, जैसे आप देख पा रहे हो, यहाँ से टूटकर सीधा ऊपर एशिया में जुड़ा है। समझ गए? तो इंडिया भी यहाँ से टूटकर जो है ऊपर जाके एशिया में जाकर जुड़ा है। तो ये जो जिस पीरियड की हम लोग बात कर रहे हैं उस पीरियड तक जो इंडिया है वो ऊपर एशिया से कोलाइड कर चुका था, टकरा चुका था। और जैसे यहाँ पर ये वाला एरिया टूट कर ऊपर टकराया था, इधर यहाँ पे जो हिमालयाज है वो बन चुके थे, हिमालयाज फॉर्म हो गए थे। ठीक है, जैसे टकराया था ऊपर इस प्रकार से जो हिमालयाज है वो बन गए थे। समझ गए? और उसके बाद ये वही वाला समय था, उस समय पर जो तेथिस सी है वो भी डिसअपियर हो चुका था, क्योंकि तेथिस सी बहुत पहले दिखाई पड़ता था। तेथिस सी यहाँ पर भी दिखाई पड़ रहा है, लेकिन अब जो है तेथिस सी वो गायब हो चुका है, क्योंकि बीच में जो हमारे कॉन्टिनेंट्स है वो आज के समय पर आ चुके हैं। ठीक है, तो तेथिस सी डिसअपियर हो चुका था मायोसीन एपोक के समय पर।
और मायोसीन जैसे जैसे प्रोग्रेस होता रहा आगे, हमारी जो पृथ्वी है वो धीरे धीरे फिर से एक बार ठंडी होने लगी। जो क्लाइमेट है वो और ज़्यादा यहाँ पर थोड़ा सा कह सकते हो कि क्लाइमेट थोड़ा और ज़्यादा हमारा सूखने लगा। फिर उसके बाद में यहाँ पर ये वही समय था जिस समय पर जो हमारी ग्रास लैंड्स हैं उनका धीरे धीरे एक्सपेंशन होने लगा। उसके बाद जो अर्ली मायोसीन है उसी समय की बात है जब ग्रासलैंड थोड़े बहुत इंक्रीज़ हो रहे थे। मैमोलियन हार्बीवोरस जो हैं, हार्बीवोरस हो गए, राइनोज हो गए और अलग अलग यहाँ पर मैमल्स हो गए, अब इनको नए क्लाइमेट के साथ में रहना था। मायोसीन फॉसिल्स जो हैं वो मायोसीन फॉसिल्स बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको अफ्रीका में देखने को मिल जाती हैं। जो हमारा सी लेवल है उस समय पर समुद्र का स्तर है वो भी धीरे धीरे गिरने लगा था। समुद्र का स्तर गिरने लगा था मतलब कि मायोसीन एरा के समय पर जो हमारे पोल के ऊपर आइस थी, जो बर्फ़ है वो जमने लगी थी, यानी कि मामला थोड़ा सा ठंडा हो रहा था। ठीक है, इस वजह से यहाँ पर क्या हुआ, सी का लेवल थोड़ा सा गिरने लगा। नहीं तो फिर अगर बर्फ़ पिघलती, जैसे आज क्लाइमेट चेंज हम फेस कर रहे हैं इस होलोसीन एपोक के अंदर में, तो अब क्या है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से जो ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं उसके बाद समुद्र का स्तर आज बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन मायोसीन एपोक के समय पर क्या हो रहा था, जो हमारे आइस हैं वो यहाँ पर थोड़े से जम रहे थे, टेम्परेचर थोड़ा सा यहाँ पर डाउन हो चुका था, सी लेवल के अंदर थोड़ा सा ड्रॉप देखना स्टार्ट हो चुका था। अब उसके बाद ओशंस में उस समय पर ओशन के अंदर अगर आप देखोगे उसके पैटर्न्स में भी कुछ चेंजेस नज़र आने लगे, क्योंकि धीरे धीरे यहाँ पर जो पूरी पृथ्वी है वो ठंडी होती जा रही थी उस समय पर। जो ओशियनिक न्यूट्रिएंट का डिस्ट्रीब्यूशन था, यानी ओशन के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स थे कहीं पर कुछ और थे, कहीं पर कुछ और थे। कुछ एरियाज़ में यहाँ पर कह सकते हो कि ज़्यादा देखने को मिलते हैं, कुछ एरिया में कम देखने को मिलते हैं। मायोसीन वो एरा था उस समय पर जो मैरीन प्लैंकटन वगैरह है उनका एवोल्यूशन यहाँ पर स्टार्ट हो चुका था। समझ गए? तो ये जो बड़े बड़े चेंजेस है वो मायोसीन एरा के समय पर हमें देखने को मिले हैं। खैर, आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। अगले आर्टिकल में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में बात की जा रही है। तो क्या है न्यूज़, पहले हम लोग ये डिस्कस करते हैं। हमारे पास में 27,000 हॉस्पिटल्स हैं, ठीक है, जिसको आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंदर में कवर करा गया है। 2018 में जो ये योजना लॉन्च की थी उसके बाद से इसको कह सकते हो इसके अंडर में कई हज़ारों हॉस्पिटल्स आए। अब वो जो 27,000 हॉस्पिटल्स इसके अंडर में आ रहे हैं, इनमें से केवल 18,783 एक्टिव रह गए हैं। बाकी जो हॉस्पिटल्स है वो आज के समय पर इनएक्टिव है, वो यहाँ पर इसके अंडर में काम नहीं कर पा रहे हैं। तो ये प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना क्या है एग्जैक्टली, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये जो योजना है ये दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस और एश्योरेंस स्कीम है। हेल्थ इंश्योरेंस यहाँ पे प्रोवाइड करवाया जाता है डायरेक्टली, यहाँ पर सरकार फंड करती है, सरकार फाइनेंस करती है। यहाँ पर इस हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम को हेल्थ का बीमा करवाया जाता है इस जन आरोग्य योजना के अंदर में। अब कैसा बीमा है ये, तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि 5 लाख रुपए का पर फैमिली पर ईयर के हिसाब से यहाँ पर कवरेज दिया जाता है। यानी इस योजना के अंदर में जो हमारी फैमिली है, ठीक है, कोई पर फैमिली है, हर एक फैमिली को जो हमारे सेकेंडरी और टर्शरी केयर के हॉस्पिटल्स होते हैं, क्योंकि आपको पता होगा हॉस्पिटल्स के अंदर में हमारे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अलग अलग लेवल होते हैं। यानी कि सेकेंडरी और टर्शरी वाले जो हॉस्पिटल्स होते हैं यहाँ पे थोड़ा एडवांस लेवल की जो ट्रीटमेंट है वो दी जाती है, ठीक है। जैसे कि टर्शरी वाले और एडवांस हो गए, कैंसर जैसी जो ट्रीटमेंट है वो यहाँ पर आपको दी जाती है। तो जो ये प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है ये 5 लाख रुपए का पर फैमिली पर ईयर के हिसाब से सेकेंडरी और टर्शरी केयर हॉस्पिटलाइजेशन के लिए प्रोवाइड करवाता है। और ये 5 लाख रुपए का जो यहाँ पर सरकार की साइड से फंड मिल रहा है, बीमा मिल रहा है लोगों को, वो बेसिकली यहाँ पर पब्लिक और प्राइवेट हॉस्पिटल्स दोनों के लिए लागू होता है। यानी कि कहने का मतलब है कि आपको यहाँ पर सरकार के साइड से प्रॉपर सपोर्ट मिलेगा, एक कैशलेस हेल्थ केयर सर्विसेज यहाँ पर दी जा सकती है। अब ये पर फैमिली के हिसाब से, फैमिली का साइज़ के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, एज और जेंडर को लेकर भी कोई रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पर नहीं देखने को मिलती हैं। ये जो स्कीम है इस स्कीम को इम्प्लीमेंट किया गया है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के थ्रू। ये डायरेक्टली सवाल बन सकता है, तो इस चीज़ को भी आपने ध्यान में रखना है। तो 5 लाख रुपए तक का आपको यहाँ पर सपोर्ट मिल जाएगा गवर्नमेंट की साइड से एज अ हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम के अंदर में, जिसको हम लोगों ने यहाँ पे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का नाम दिया है। क्योंकि यहाँ पर हमारा मेन मकसद है कि हम लोग यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के ऊपर फोकस करें, हर एक व्यक्ति के हेल्थ के ऊपर थोड़ा सा फोकस किया जा सके। इस स्कीम के जो भी बेनिफिट्स हैं वो पोर्टेबल हैं, पूरे देश में कहीं पर भी आप इस स्कीम के बेनिफिट्स को ले सकते हो। जो बेनिफिशियरी है जो इस स्कीम के अंदर में आ रहा है, सारी चीज़ों को फुलफ़िल करने के बाद में वो व्यक्ति पब्लिक और प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो हमारे इंडिया के अंदर में है वहाँ से ट्रीटमेंट ले सकता है, कैशलेस ट्रीटमेंट ले सकता है, क्योंकि यहाँ पर उसको इस स्कीम में कवर किया गया है, क्योंकि उसका इंश्योरेंस हुआ है इस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर में। ठीक है, तो बेनिफिशरीज़ के लिए यहाँ पर ये सारी चीज़ें रखी गई हैं। आगे आते हैं अगले आर्टिकल पर।
नेक्स्ट आर्टिकल पर बढ़ने से पहले दोस्तों मेक श्योर करना वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर देना। एक छोटा सा टारगेट है हमारा 2000 लाइक्स का, प्लीज़ आप उसको अचीव करवा सकते हो, ठीक है। मैं कोशिश कर रहा हूँ रेगुलर वीडियोस लाने की, आप भी यहाँ पर कोशिश करना, जो मैं टारगेट देता हूँ उसको अचीव करवा दो। एक मोटिवेशन मिलता है, प्लस यहाँ पर वीडियोज़ का जो रीच है वो भी आगे बढ़ने लगता है। फिर बात आती है अगले आर्टिकल में अफ्रीका यूनियन की। ये भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में देखने को मिला है। तो इंडिया आज के समय में G20 मीटिंग का प्रेसिडेंसीशिप को संभाल रहा है, ठीक है। तो भारत के जो प्रधानमंत्री हैं इन्होंने यहाँ पर एक प्रपोजल रखा है कि जो अफ्रीकन यूनियन है, इस अफ्रीकन यूनियन को G20 का एक परमानेंट मेंबर बनाना चाहिए। और यहाँ पर इससे अफ्रीकन यूनियन काफ़ी ज़्यादा खुश हुआ कि हाँ, हमें G20 के अंदर में एक रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। समझ गए। तो अब ये अफ्रीकन यूनियन क्या है, थोड़ा सा ये जान लो, प्रीलिम्स के अंदर सवाल बनने के चांसेस हैं। अब अफ्रीकन यूनियन को जानने से पहले थोड़ा सा यहाँ पे ज्योग्राफी समझो। यह वर्ल्ड मैप है। इस वर्ल्ड मैप पे ऊपर यहाँ पे आपका नदर्न सेक्शन देखने को मिल जाएगा, कनाडा, USA, रशिया, ये सब हमारे नॉर्थ साइड में है। नीचे थोड़ा साउथ देखोगे तो यहाँ पर ये जो कॉन्टिनेंट्स अलग अलग बटे हुए हैं, यहाँ पर अमेरिकन कॉन्टिनेंट हो गया, साउथ अमेरिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, इधर एशिया हो गया। अब इधर यहाँ पर आप देख पाओगे ये अफ्रीका है, ठीक है। एक कॉन्टिनेंट आपको यहाँ पर ये नज़र आएगा, ये है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। इस अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में कई सारे छोटे छोटे कंट्रीज़ हैं, ठीक है। ये आप देख पा रहे हो, अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट, माली, नाइजर, चाड, सूडान, ये सारी छोटी छोटी कंट्रीज़ आपको यहाँ पे नज़र आएंगी, ठीक है। तो कई सारे देश, आपको 50 से ज़्यादा देश देखने को मिल जाते हैं इस पूरे के पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के अंदर में। इस मैप को आप देख सकते हो। तो क्या हुआ है, इन सब कंट्रीज़ ने मिलकर ना एक यूनियन बना रखा है। तो अफ्रीकन यूनियन क्या है, एक कॉन्टिनेंटल बॉडी है, यानी कि इसी अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की अपनी खुद की एक बॉडी है जिसमें 55 कंट्रीज़ रिप्रेजेंट करती हैं अपने आप को। 55 कंट्रीज़ ने मिलकर, जो 55 कंट्रीज़ इसी अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में आती हैं, उन सब ने मिलकर इस अफ्रीकन यूनियन को बनाया है। समझ गए। तो ये जो बॉडी है इसको ऑफिशियली लॉन्च 2002 में किया गया था। इससे पहले भी इसी प्रकार की बॉडी थी, उसको ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी के नाम से जानते थे। लेकिन 2002 में जब ये अफ्रीकन यूनियन आया तो पुराने वाले को रिप्लेस करके आया था, ये आपने ध्यान में रखना है। अब अफ्रीकन यूनियन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, इनका मेन ऑब्जेक्टिव है आपस में एक एकता को बनाकर रखना, क्योंकि कई सारी कंट्रीज़ हैं अफ्रीका में अंदर में, ठीक है। तो उनके बीच में एकता को बना के रखना, कॉपरेशन प्लस अफ्रीकन नेशंस के अंदर में डेवलपमेंट के ऊपर मेन फोकस करना, ये सारा काम अफ्रीकन यूनियन तय करता है। अफ्रीकन यूनियन का एक और मेन मकसद है कि पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल रिलेशंस को इन अफ्रीकन कंट्रीज़ में और ज़्यादा मजबूत करना। और अफ्रीकन यूनियन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इथियोपिया के अंदर। इथियोपिया खुद यहाँ पर एक अफ्रीकन कंट्री है, जो कि आपको ध्यान में रखना है। तो इथियोपिया के अंदर में इसका हेडक्वार्टर है। इथियोपिया में भी खासकर कहाँ पर, एडिस अबबा के अंदर में। अब अफ्रीकन यूनियन का स्ट्रक्चर देखें तो इसकी एक असेंबली होती है। असेंबली जो कि एक हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है। इसके अंदर में जितने भी मेंबर कंट्रीज़ इस अफ्रीकन यूनियन में हैं, उनके हेड ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट जो है वो सब मिलकर यहाँ पर इस असेंबली को बनाते हैं और वो सब मिलकर डिसीजंस लेते हैं। और फिर उसके बाद असेंबली के बाद में सेकंड जो पार्ट होता है इस अफ्रीकन यूनियन में, वो है एग्जीक्यूटिव काउंसिल। एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर में जो इन अफ्रीकन कंट्रीज़ के फॉरेन अफेयर मिनिस्टर्स हैं वो सब होते हैं, है ना। वो सब मिलकर यहाँ पर कह सकते हो कि बड़े बड़े मैटर्स को देखने का काम करते हैं, जैसे कि पॉलिसी मैटर्स को हैंडल करना, प्लस यहाँ पे इस असेंबली को, जो ऊपर वाली जो असेंबली है ना, इसको रिकमेंडेशन देना कि किस किस चीज़ को लेकर काम करना है, वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल करता है। फिर इसके बाद अफ्रीकन यूनियन का अपना खुद का एक कमीशन भी है। इनका हेडक्वार्टर एडिस अबबा में है, जैसे मैंने आपको बताया। ये एक मेन चीज़ आपको देखने को मिल जाएगी जो कि कहीं ना कहीं इस असेंबली, क्योंकि अभी पीछे हमने देखा था, इसकी असेंबली और एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो भी डिसीजंस लेते हैं उसको इम्प्लीमेंट करने का काम इस कमीशन का है। समझ गए। फिर बात आती है पीसफुल एंड सिक्योरिटी काउंसिल। जो अफ्रीकन यूनियन है, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी है कि इस पूरे कॉन्टिनेंट के अंदर में, पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, इस महाद्वीप में शांति और सिक्योरिटी को मेंटेन किया जा सके। तो अफ्रीकन यूनियन का जो ये स्ट्रक्चर है, ये क्या करता है, ये कहीं ना कहीं अफ्रीकन सिटीजन्स के पार्टिसिपेशन को प्रमोट करता है, सिविल सोसाइटी को प्रमोट करता है, शांति को बनाने के ऊपर यहाँ पर एक मेजर फोकस करता है। आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। अगले आर्टिकल में बात की जा रही है कृष्णा राजा सागर डैम के बारे में। KRS डैम न्यूज़ में है और आपको इसके बारे में ज़रूर से पता होना चाहिए। रीज़न क्या है, जो कृष्णा राजा सागर डैम है, ठीक है, ये कावेरी नदी के आसपास आपको देखने को मिलेगा। उस नदी पे मैं भी आपको एग्जैक्ट लोकेशन बताऊंगा वैसे। तो इस सागर डैम के अंदर में जो वाटर लेवल है ना, ये 100 फीट मार्क को क्रॉस कर गया।
जबकि यहाँ पर इसका जो कैपेसिटी है इस पूरे डैम के अंदर में वो 124 फीट की है। 124 फीट तक पानी आ सकता है, लेकिन भारी भरकम बारिश की वजह से 100 फीट क्रॉस कर गया तो एक खतरे की घंटी बजी, जिस वजह से यहाँ पर कृष्णा राजा सागर डैम जो है अभी के समय पर न्यूज़ में बना हुआ है। लोकेशन की पहले बात करेंगे तो स्पेशली ये कर्नाटका के अंदर में है। कर्नाटका के अंदर में जो मंड्या डिस्ट्रिक्ट है। अब कर्नाटका कहाँ पर है दोस्तों, यहाँ पर आपको ये इंडिया का मैप दिख रहा होगा, जस्ट नीचे महाराष्ट्र के आपको देखने को मिल जाएगा कर्नाटका। हमारा एक सदर्न स्टेट है जो कि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला, गोवा और महाराष्ट्र के साथ में अपनी बाउंड्रीज़ को शेयर करता है। तो कर्नाटका के अंदर में जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें एक मंड्या डिस्ट्रिक्ट है। वहाँ पर आपको देखने को मिलेगी नदी, तो काफ़ी सारी नदियाँ हैं वैसे। तो जो कावेरी नदी है ना, कावेरी नदी अपनी जो सहायक नदी है उसके साथ में मिलती है। सहायक नदी कौन सी, हेमावती हो गया, लक्ष्मण तीर्थ नदी होगी, तो इनके साथ में मिलती है। तो जहाँ पर मिलती है उसी के जस्ट नीचे यहाँ पर इस कृष्णा राजा सागर डैम को बनाया गया है। समझ गए। तो स्पेशली कर्नाटका के अंदर में ये आपने ध्यान में रखना है, जहाँ पे कावेरी नदी अपनी ट्रिब्यूटरीज के साथ में अपनी सहायक नदियों के साथ में मिल रही है, उसी के जस्ट नीचे इस डैम को बनाया गया। इस डैम का यूज़ क्या है, तो जो भी पानी इस डैम में है इसका यूज़ किया जाता है इरिगेशन के पर्पज़ के लिए, यानी सिंचाई के लिए यूज़ किया जाता है मैसूर के अंदर में, मंड्या के अंदर में। प्लस यहाँ पर मैसूर और मंड्या में एक ड्रिंकिंग वाटर के लिए भी कह सकते हो एक मेन सोर्स है। पीने के लिए भी यहाँ पर इसका मेनली यूज़ किया जाता है। इवन बेंगलुरु सिटी के अंदर भी यहाँ पर इस डैम से काफ़ी सारा पानी जाता है पीने के पर्पज़ के लिए। और न केवल इतना यूज़ है, इसके अलावा ये कह सकते हो कि एक बिजली को जनरेट करने का भी काम करता है। ये इंश्योर करता है कि पावर सप्लाई करे, जो हमारा शिवन समुद्र हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन है तो वहाँ पर पावर सप्लाई करने का भी काम करता है। प्लस इस डैम से जो पानी रिलीज़ होता है वो सीधा तमिलनाडु में पहुँचता है। तमिलनाडु में जाकर यहाँ पे मेतूर डैम के अंदर में स्टोर किया जाता है पानी को। समझ गए। तो ये डैम आपने समझा। इसकी लोकेशन में अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, जैसे ये हेमावती नदी जो है ये हमारी कावेरी नदी की ही सहायक नदी है। कावेरी नदी इस प्रकार से देख पाओगे कर्नाटका से निकलती है और ऐसे गुजरती हुई तमिलनाडु से गुजरती हुई सीधा यहाँ पर हमारे बे ऑफ बंगाल के अंदर में गिर जाती है। तो जब ये कावेरी नदी चल रही है तो इसके अंदर आके कई सारी नदियाँ मिल जाती हैं, जिसको हम लोग सहायक नदी का नाम देते हैं। जैसे आप देख पाओगे हेमावती नदी, तो ये ऊपर से निकल कर आकर कावेरी नदी में मिल गई, तो हेमावती भी यहाँ पर मिल रही है। और जहाँ पे ये मिल रही है वहीं पर उसी के नीचे जस्ट ये कृष्णा राजा सागर डैम बनाया गया है, जैसा मैंने आपको बताया। ठीक है, ये कर्नाटका की बात कर रहा हूँ और यहाँ पर आपको ये बाउंड्री देखने को मिल पाएगी, नीचे ये तमिलनाडु है। तो यहाँ पे इस प्रकार से डैम से पानी गुजरता है और नीचे तमिलनाडु पहुँचता है। तमिलनाडु में मेतूर डैम के अंदर भी यहाँ पर इस पानी को रखा जाता है। समझ गए। तो यहाँ पर ये इस डैम का यूज़ हुआ। डैम का इतिहास अपना आप में इंटरेस्टिंग है। इस डैम को कंस्ट्रक्ट किया गया था, बनाया गया था जो मैसूर के महाराजा हैं उनके शासन के समय पर। उनका नाम था कृष्णा राजा वदियार 4, और ये जो डैम है इस वजह से यहाँ पर इनके नाम पर रखा गया। इस डैम की जो कंस्ट्रक्शन है, इसकी जो पूरी शुरुआत की गई थी बनाने की, वो 1911 में हुई थी और इसको कंप्लीट किया गया 1931 में। 20 साल लग गए इस डैम को बनाते बनाते। इस डैम को डिज़ाइन किया गया था सर एम विश्वेश्वरैया जी के थ्रू, जो कि एक फेमस इंडियन इंजीनियर हैं। ठीक है, आगे आते हैं। अब फीचर्स की बात करेंगे इस डैम की, तो ये आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है कितना चौड़ा है, कितना क्या है, किसी से बना है, तो ये चीज़ आपसे पूछ नहीं जाएंगी। आप डायरेक्टली आपसे कावेरी नदी के बारे में पूछा जा सकता है। तो कावेरी नदी के बारे में जब बात करते हैं तो सदर्न इंडिया की काफ़ी पवित्र नदी मानी जाती है। इवन यहाँ पर इसको गंगा का साउथ इंडिया का गंगा भी बोला जाता है। ओरिजिन की बात करेंगे तो कावेरी नदी कहाँ से निकलती है? कावेरी नदी निकलती है कर्नाटका स्टेट से, जो ब्रह्मगिरी हिल्स है वहाँ से। उसके बाद यहाँ पर ये नदी बहती हुई, कह सकते हो 765 किलोमीटर बहती है कर्नाटका के अंदर में, तमिलनाडु के अंदर में, और वो बहती बहती कर्नाटका तमिलनाडु से गुजरती हुई सीधा बे ऑफ बंगाल के अंदर में गिर जाती है और ये अपना पूरा बेसिन बनाती है। उस बेसिन के अंदर में कई सारी छोटी छोटी नदियां हैं जो कि आके कावेरी नदी के अंदर में मिल जाती हैं। ये आपको कुछ खास ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें देखने को मिलेंगी नहीं, जो था मैंने आपको इसके बारे में बता दिया। जो कावेरी नदी बे ऑफ बंगाल में गिरती है ना, वो कहाँ पे गिरती है? पोम्पुहर में। पोम्पुहर जो कि बेसिकली तमिलनाडु के अंदर में आपको देखने को मिलेगा, जैसा अभी हमने लोकेशन में ये एग्जैक्टली मैप में देख लिया था। कर्नाटका से कावेरी नदी निकली और उसके बाद में निकलने के बाद में इस प्रकार से तमिलनाडु से होती हुई सीधा ये आती है और इधर जाकर बे ऑफ बंगाल के अंदर में गिर जाती है। आगे आते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल में बात की जा रही है इंटरनेशनल डे फॉर द कंजर्वेशन ऑफ मैंग्रोव इकोसिस्टम 2023। तो अभी यहाँ पर एक दिन जो है ना, ये ऑब्जर्व किया जाता है मैंग्रोव्स के लिए। मैंग्रोव्स क्या होता है? मैंग्रोव्स इस प्रकार के पेड़ आपको देखने को मिलेंगे, ऐसे पेड़ जो कि पानी के किनारे या पानी के अंदर उगते हैं, समुद्र के अंदर मतलब जस्ट उसके किनारे उगते हैं। और आपको पता होगा समुद्र का पानी खारा पानी होता है, नमकीन वाला पानी होता है।
और उसमें पेड़ उगना इम्पॉसिबल। लेकिन ये वाले पेड़ की खास बात यही है कि ये सैलिन वाटर के अंदर ग्रो करते हैं, जैसा आप देख पा रहे होंगे पानी के अंदर इनकी जड़ें पूरी तरह से फैली हुई होती हैं। तो इन्हीं मैंग्रोव इकोसिस्टम को पूरी तरह से एक प्रोटेक्शन की आवश्यकता है, इनको बचाने की ज़रूरत है। उसके लिए यहाँ पे हम लोग हर साल 26 जुलाई को इंटरनेशनल डे फॉर द कंजर्वेशन ऑफ मैंग्रोव सिस्टम को सेलिब्रेट करते हैं। तो हर साल ये दिन 26 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। इस दिन को अडॉप्ट किया गया था एक जनरल कॉन्फ्रेंस के दौरान, जो यूनेस्को का जनरल कॉन्फ्रेंस हुआ था 2015 में, उस दौरान यहाँ पर इस डे को अडॉप्ट किया गया। इसका पर्पस क्या है, जैसे मैंने आपको बताया, तो मैंग्रोव इकोसिस्टम का इंपॉर्टेंस लोगों को समझाना, इसके बारे में जागरूकता फैलाना कि मैंग्रोव क्या है, ये पेड़ क्या है, अभी भी काफ़ी लोगों को नहीं पता है, तो इसके बारे में जागरूकता फैलाने का काम करना। तो मैंग्रोव्स क्या है मैंने आपको बता दिया, हमारे तट पर उगने वाले यहाँ पर ये पेड़ हैं। और ये जो पेड़ हैं इनकी कैरेक्टरिस्टिक सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि बहुत ही घने होते हैं, प्लस जो सॉल्ट टॉलरेंट ट्रीज़ हैं उनकी कैटेगरी में रखा जाता है, यानी कि नमकीन पानी के अंदर ग्रो कर सकते हैं, खारे पानी में ग्रो कर सकते हैं, कोई इनके ऊपर नुकसान नहीं होता। प्लस इनमें एक और ख़ास बात नज़र आती है। क्या खास बात नज़र आती है, इनकी जो जड़ें हैं वो सबसे ज़्यादा खास हैं। ठीक है, इनके जो जड़ का सिस्टम है ना, वो एक यूनिक सिस्टम है जिसको हम लोग नाम देते हैं न्यूमाटोफोर्स। न्यूमाटोफोर्स का मतलब यहाँ पर यह है कि जैसे कि यहाँ पर एक प्लांट को ऑक्सीजन चाहिए होती है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होती है, लेकिन तो न्यूमाटोफोर्स बेसिकली यहाँ पे क्या करता है, ये इन प्लांट की हेल्प करता है ग्रो होने में। तो न्यूमाटोफोर इस प्रकार की जो जड़ें हैं वो काफ़ी सारी यहाँ पर इन मैंग्रोव के अंदर में देखने को मिल जाती हैं। और ये जड़ें की खास बात है कि ये नमकीन पानी, वो जो सॉल्टी वाटर होता है उससे भी निपट सकती हैं। प्लस यहाँ पर इस पेड़ के अंदर में कह सकते हो छोटी छोटी ओपनिंग्स नज़र आती हैं, जिसको हम लोग लेंटिकल्स के नाम से जानते हैं, लेंटिसल्स के नाम से। ठीक है, ये पेड़ है, पेड़ में इस प्रकार से छोटी छोटी ओपनिंग है, समझ गए। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड, ये जो पेड़ है इसमें आपको छोटी छोटी ये ओपनिंग नज़र आ रही होंगी, और ऐसा यहाँ पर इस मैंग्रोव के पेड़ में भी देखने को मिलती हैं। और इस छोटी छोटी ओपनिंग के माध्यम से यहाँ पर पेड़ के अंदर हवा एंटर करती है, समझ गए, पेड़ जो है वो ग्रो करता है। और इस पेड़ की खास बात यह है कि जो खतरनाक वेदर कंडीशन है उसमें भी ये ग्रो कर सकता है, लो ऑक्सीजन लेवल है कोई बात नहीं, उसमें भी यहाँ पर ये ग्रो कर सकता है। और कुछ कॉमन स्पीशी हैं मैंग्रोव्स की, वो कॉमन स्पीशीज़ कौन कौन सी हैं, जैसे एक रेड मैंग्रोव होता है, उसका साइंटिफिक नेम है राइजोफोरा SPP डॉट करके, यार ये पता नहीं क्या है। और इधर ब्लैक मैंग्रोव आपको देखने को मिलेगा, वाइट मैंग्रोव देखने को मिलेगा, और बटनवुड देखने को मिलेगा। ये कुछ बेसिकली मैंग्रोव की स्पीशीज़ हैं। ठीक है, आगे आते हैं। अब उसके बाद मैंग्रोव फॉरेस्ट की जब बात करते हैं तो ये मैंग्रोव फॉरेस्ट जो ये जंगल होता है ना, इनकी एक और ख़ास बात है। क्या खास बात है, ये अपने अंदर कई सारा जो पॉल्यूशन है, बहुत सारा जो कार्बन है वो अपने अंदर स्टोर करके रख सकते हैं। अब आप कहोगे वो तो हर कोई पेड़ करता है, हर कोई जंगल बहुत सारा पॉल्यूशन अपने अंदर स्टोर कर लेता है, लेकिन नॉर्मल फॉरेस्ट के कंपैरिजन में जो ये मैंग्रोव फॉरेस्ट होता है ये 10 गुना ज़्यादा कार्बन को अपने अंदर स्टोर करके रख सकता है, कह सकते हो। ये यहाँ पर इसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैंग्रोव हमारी वाटर क्वालिटी को इम्प्रूव करने का काम करता है, जो भी कचरा है उसको फिल्टर करके। इंडिया में मैंग्रोव्स कहाँ पे पाए जाते हैं, इंडिया में कई सारी जगह पर पाए जाते हैं, क्योंकि इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 जो ये रिपोर्ट है ना, इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बात करें तो भारत के अंदर में 4992 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर में मैंग्रोव फैला हुआ है। ये कितनी जगह हो गई, यहाँ पे बात की जा रही है हमारे देश का जितना जोग्राफिकल एरिया है उसमें, उस जोग्राफिकल एरिया के 0.15% के एरिया में मैंग्रोव वाले फॉरेस्ट पाए जाते हैं। और सबसे बड़ा फॉरेस्ट कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल के अंदर में। वेस्ट बंगाल में मैंग्रोव कवर सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा, स्पेशली सुंदरबंस में। ठीक है, जो सुंदरबन फॉरेस्ट है वहाँ पे मैंग्रोव्स आपको नजर आएंगे। उसके बाद गुजरात एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड हो गए, उसके बाद महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गोवा, केरला, यहाँ सभी जगह पर मैंग्रोव्स देखने को मिलेंगे। तो मैंग्रोव्स इंडिया में कहाँ पर देखने को मिलेंगे, सुंदरबन मैंग्रोव्स सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल के अंदर में, देन उसके बाद में यहाँ पर कह सकते हो कृष्णा गोदावरी मैंग्रोव्स, गोवा मैंग्रोव्स, उसके बाद मैंग्रोव्स ऑफ गुजरात। इस प्रकार से कई सारे एरियाज़ में आपको और भी मैंग्रोव्स देखने को मिल जाते हैं। अगले आर्टिकल पर आते हैं। अगला आर्टिकल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, कारगिल विजय दिवस के बारे में बात करेंगे। थोड़ा लेट बात कर रहे हैं, बात करनी ज़रूरी है। तो अभी 26 जुलाई तारीख निकल चुकी है, तो 26 जुलाई को हर साल हम कारगिल विजय दिवस सेलिब्रेट करते हैं। तो हमारे प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर सब ने यहाँ पे हमारे जो आर्म्ड फोर्सेस थी, हमारे जो जवान थे जिन्होंने कारगिल दिवस पे पूरी लड़ाई लड़ी, कारगिल विजय दिवस जिनकी वजह से हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो उन सबको श्रद्धांजलि दी गई है उनकी बहादुरता के ऊपर में। इस वजह से यहाँ पर यह अभी न्यूज़ में है। तो कारगिल विजय दिवस ध्यान रखना, हर साल 26 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, इस दिन भारत ने पाकिस्तान के ऊपर जीत हासिल की थी। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने यहाँ पे जो कारगिल वॉर लड़ी थी, जो कारगिल युद्ध हुआ था,
ये पाकिस्तान के अगेंस्ट में युद्ध चला था, ठीक है। और इसी दिन यहाँ पे कह सकते हो जो हमारे जवान हैं वो जीत हासिल करते हैं यहाँ पर। और इस दिन को ऑब्ज़र्व इसलिए भी किया जाता है, इस दिन को हम इसलिए भी सेलिब्रेट करते हैं ताकि यहाँ पे हम अपने जो जवान हैं जो कि शहीद हुए इस वॉर के अंदर में, जिन्होंने अपनी बहादुरता से यहाँ पे लड़ाई की, अपना सैक्रिफाइस किया, उन सबको हम लोग श्रद्धांजलि दे सकें, उनका ऑनर कर सकें, उनको सम्मानित कर सकें। इस वजह से यहाँ पर हर साल 26 जुलाई को ये दिन ऑब्ज़र्व किया जाता है। और जो 2023 वाला साल है यानी इस साल कारगिल विजय दिवस की 24वीं एनिवर्सरी यहाँ पे मनाई गई है, आपने ध्यान में रखना है। अब कारगिल वॉर को लेकर कुछ तथ्य हैं, वो क्या है वो यहाँ पे इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहली बात, ये वॉर किस किस के बीच में लड़ा गया था? इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। कहाँ पर? जम्मू एंड कश्मीर के अंदर में, स्पेशली जो कारगिल डिस्ट्रिक्ट है LOC में, वहाँ की हम बात करें, वहाँ पर ये युद्ध लड़ा गया था। ये जो पूरा का पूरा जो वॉर है वो एग्जैक्टली हुआ था। और कारगिल वॉर बेसिकली एक अनएक्सपेक्ट था। पाकिस्तानी जो फोर्सेस है वो बेसिकली यहाँ पे सरप्राइजली इंडियन टेरिटरी में घुस गई अचानक से, ठीक है। हमारा जो इंपॉर्टेंट पोजीशन है कारगिल रीजन के अंदर वो यहाँ पर उन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया, वहाँ पर वो बैठ गए। तो उसके बाद यहाँ पर एक ऑपरेशन चलाया गया, ऑपरेशन विजय। दोस्तों ध्यान रखना, आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि ऑपरेशन विजय कब चलाया गया था? कारगिल वॉर के दौरान चलाया गया था। और इस ऑपरेशन विजय में इंडियन आर्मी ने पूरी बहादुरता के साथ में लड़े और अपना जो टाइगर हिल है उसको वापस से रिकैप्चर कर लिया था, क्योंकि पाकिस्तानी कहीं ना कहीं अनएक्सपेक्टेड तरीके से कहीं ना कहीं वो इंडियन टेरिटरी में एंटर करके वो टाइगर हिल को कैप्चर कर चुके थे। तो टाइगर हिल को इंडियन आर्मी ने वापस से रिकैप्चर किया पाकिस्तानियों से और उनको वहाँ से भगाया 1999 में इस कारगिल वॉर के दौरान। और ये सारा काम किया गया ऑपरेशन विजय के अंदर में, समझ गए। ड्यूरेशन क्या था? तो 3 महीने तक यहाँ पर इस प्रकार से ऑपरेशन चलाया गया। 3 महीने तक यहाँ पर ये जो कहानी ऐसी चलती रही थी। आर्मेंट्स की बात करेंगे तो हथियारों की बात करेंगे तो इंडियन आर्मी ने अपने बड़े बड़े आर्टिलरी, एयर पावर, ये सारी चीज़ें यहाँ पर तैनात कर दी थी कारगिल वॉर के दौरान। और पहली बार ऐसा हुआ था कि भारत ने बोफोर्स FH-77B हॉइट्ज़र का यूज़ किया था ताकि यहाँ पर ऊपर पहाड़ के ऊपर अपने दुश्मन को शूट आउट कर सके, क्योंकि वो ऊपर बैठे थे पाकिस्तानी और ऊपर से नीचे यहाँ पर इंडियन आर्मी को टारगेट बना रहे थे। हमें वही पहाड़ी खाली करवानी थी, ठीक है, क्योंकि ठंड पड़ती है ज़्यादा, वो नीचे उतर आए थे। अब उतनी देर में यहाँ पर वो पाकिस्तानी अनएक्सपेक्टेड तरीके से वो घुसकर ऊपर वो उस एरिया को उन्होंने कैप्चर कर लिया। तो अब यहाँ पर इसके बारे में जब पता चलता है तो वो एरिया खाली किया, पूरे युद्ध लड़ के खाली किया गया, उनको भगाया गया पाकिस्तानियों को। और इस दौरान यहाँ पे इजराइल ने हमें UAV, जो इसको हम लोग ड्रोन भी बोलते हैं, तो अनमैन्ड एरियल व्हीकल भी इंडिया को प्रोवाइड करवाया था इस कॉन्फ्लिक्ट के दौरान। पहली बार ऐसा हुआ था कि जो कोई वॉर है, कोई युद्ध है, उसको लाइव TV चैनल के ऊपर ब्रॉडकास्ट किया गया था। इस कॉन्फ्लिक्ट का अंत कैसे हुआ? तो ये जो वॉर है इसका अंत होता है 26 जुलाई 1999 में, जब इंडिया सक्सेसफुली पाकिस्तानी फोर्सेस को पीछे ढकेल चुका होता है ना, और अपने एरिया को वापस रिकैप्चर कर लेता है। तो इसी वजह से 26 जुलाई 1999 में हम लोग कारगिल विजय दिवस सेलिब्रेट करते हैं। और इस दौरान कैजुअलिटीज़ कैसी हुई? तो लगभग यहाँ पर 500 इंडियन सोल्जर्स शहीद हो गए थे, वीरगति को प्राप्त हो गए थे। इस प्रकार से यहाँ पर युद्ध लड़ते लड़ते और 1000 पाकिस्तानी सोल्जर्स यहाँ पर इस पूरे वॉर के अंदर मारे गए। और ये कारगिल वॉर कहीं ना कहीं आखिरी वॉर था जो कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में हुआ था, समझ गए। तो यहाँ मैंने आपको कारगिल वॉर के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन बता दी है। नाउ अब आते हैं हम लोग अपने प्रीलिम्स रैपिड फायर क्वेश्चंस की तरफ। आई होप आपने बहुत अच्छे से चीज़ों को सुन लिया होगा। फटाफट अब क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना। सबसे पहला क्वेश्चन, अफ्रीकन यूनियन के रेफरेंस में आपको 3 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, बताना है इनमें से कितने स्टेटमेंट्स सही हैं। कौन सा स्टेटमेंट सही है ये नहीं बताना, कितने स्टेटमेंट्स सही हैं ये बताना है। सबसे पहला स्टेटमेंट, अफ्रीकन यूनियन एक कॉन्टिनेंटल बॉडी है जिसमें 55 मेंबर कंट्रीज़ हैं हमारी अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की। सेकेंड स्टेटमेंट, अफ्रीकन यूनियन का हेडक्वार्टर साउथ अफ्रीका में है, केप टाउन के अंदर। थर्ड स्टेटमेंट, अफ्रीकन यूनियन कमीशन जो है, ठीक है, एक कमीशन है इसके अंदर में, वो कमीशन सबसे बड़ी डिसीजन मेकिंग बॉडी है अफ्रीकन यूनियन की, जिसमें हेड ऑफ स्टेट, गवर्नमेंट ऑफ मेंबर कंट्रीज़ वगैरह सब आते हैं। तो बताओ इन तीनों स्टेटमेंट्स में से कितने स्टेटमेंट सही हैं। ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली, ऑप्शन नंबर बी केवल 2 स्टेटमेंट सही हैं, ऑप्शन नंबर सी तीनों स्टेटमेंट सही हैं, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई सा स्टेटमेंट सही नहीं है। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही सरल सा है, बात करता है कृष्णा राजा सागर डैम ये कौन से राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए तेलंगाना, ऑप्शन नंबर बी कर्नाटका, ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र, या फिर ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन में बात की जा रही है ऑपरेशन विजय की। तो ऑपरेशन विजय किस चीज़ से रिलेटेड है ये आपने बताना है। ऑप्शन ए इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट, ऑप्शन नंबर बी द एनेक्सेशन ऑफ गोवा,
ऑप्शन नंबर सी द बांग्लादेश लिबरेशन वॉर, या फिर ऑप्शन नंबर डी द कारगिल वॉर। तो बताना यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट सही है, यानी ऑपरेशन विजय किस चीज़ से रिलेटेड है। अगले क्वेश्चन में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लेकर 3 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, बताना है इनमें से कितनी स्टेटमेंट सही है, कौन सी नहीं कितनी स्टेटमेंट सही है। सबसे पहली स्टेटमेंट, जो ये प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है ये एक कैशलेस एक्सेस देता है हेल्थ केयर सर्विसेज को, ठीक है, कैशलेस हेल्थ केयर सर्विसेज यहाँ पर दी जाती हैं। सेकेंड स्टेटमेंट, इस जन आरोग्य योजना को लागू किया गया है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के थ्रू। थर्ड स्टेटमेंट, ये जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है ये पर फैमिली को सेकेंडरी और टर्शरी केयर हॉस्पिटलाइजेशन के लिए 50 लाख रुपए का कवरेज प्रोवाइड करवाता है, 50 लाख रुपए का यहाँ पे सपोर्ट दिया जाता है। तो बताना है तीनों स्टेटमेंट्स में से कितने स्टेटमेंट सही हैं। ऑप्शन नंबर ए केवल एक स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन नंबर बी केवल 2 सही है, ऑप्शन नंबर सी तीनों सही है, या ऑप्शन नंबर डी कोई सा सही नहीं है। तो दोस्तों ये थे सारे के सारे आर्टिकल्स, सारे के सारे क्वेश्चंस। आई होप आप लोगों ने मैक्सिमम क्वेश्चन को सही सही अटैम्प्ट किया होगा। नाउ आंसर को देखना स्टार्ट करते हैं, लास्ट वाले क्वेश्चन से आंसर को कवर करेंगे। तो यहाँ पे बात की गई थी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में कि बताओ इन तीनों स्टेटमेंट्स में से कितने स्टेटमेंट सही हैं। तो इसका उत्तर है बी, यानी केवल 2 स्टेटमेंट यहाँ पर सही हैं। पहला वाला, क्या ये कैशलेस हेल्थ केयर सर्विस देता है, ठीक बात है। दूसरा, इस प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लागू किया गया है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के थ्रू, हाँ ये भी बिल्कुल सही है। तो स्टार्टिंग के 2 स्टेटमेंट सही हैं, लेकिन थर्ड वाला गलत है। थर्ड वाला क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ पर इस योजना के अंदर में 50 लाख का कवरेज नहीं 5 लाख के कवरेज की बात की गई है पर फैमिली पर ईयर के हिसाब से, ठीक है। तो 5 लाख का कवरेज की बात की जाती है, ना कि 50 लाख की। इस वजह से यहाँ पे थर्ड वाला स्टेटमेंट हमारा हो जाता है रॉन्ग। फिर उसके बाद में अगला क्वेश्चन पूछा गया था ऑपरेशन विजय किस चीज़ से रिलेटेड है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, कारगिल वॉर से यहाँ पर ऑपरेशन विजय आपको रिलेटेड देखने को मिलेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कृष्णा राजा सागर डैम को लेकर, ये कौन से राज्य में स्थित है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटका में आपको ये कृष्णा राजा सागर डैम देखने को मिलेगा। फिर आपसे पूछा गया था अफ्रीकन यूनियन के बारे में कि बताओ इन तीनों स्टेटमेंट्स में से कितने स्टेटमेंट सही हैं। तो यहाँ पर आता है ऑप्शन नंबर ए, केवल एक स्टेटमेंट सही है। और वो कौन सा स्टेटमेंट सही है, केवल 1 वाला। ये एक अफ्रीकन यूनियन कॉन्टिनेंटल बॉडी है जिसमें 55 मेंबर कंट्रीज़ हैं अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के अंदर में। तो ये हमारा पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा वाला गलत है, क्यों, क्योंकि अफ्रीकन यूनियन का हेडक्वार्टर साउथ अफ्रीका में नहीं इथियोपिया के अंदर में है, ठीक है। तो हमारा सेकंड स्टेटमेंट गलत हो गया। थर्ड स्टेटमेंट, जो अफ्रीकन यूनियन कमीशन है ये सबसे बड़ी डिसीजन मेकिंग बॉडी नहीं है। अफ्रीकन यूनियन कमीशन का मेन काम है क्या, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो एग्जीक्यूटिव है हमारे और असेंबली है उनके डिसीजंस को इम्प्लीमेंट करना, उनके डिसीजंस को लागू करने का मेन काम यहाँ पर अफ्रीकन यूनियन कमीशन का था। तो अफ्रीकन यूनियन कमीशन का इतना मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम नहीं है। एक सबसे बड़ी डिसीजन मेकिंग बॉडी आपको ये नहीं देखने को मिलती है। जो डिसीजन मेकिंग बॉडी है अफ्रीकन यूनियन में वो है अफ्रीकन यूनियन की असेंबली। ये सबसे हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है, ये आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर ए, ओनली 1 स्टेटमेंट। तो ये थे सारे के सारे आर्टिकल्स। आई होप दोस्तों आपको मज़ा आ चुका है, बहुत अच्छे से आपने सारे के सारे क्वेश्चंस को क्लियर कर लिए हैं। बाकी आप अगर पेड ग्रुप वगैरह ज्वाइन करना चाहते हो तो उस पेड ग्रुप पे आपको डेली करंट नोट्स पीडीएफ्स वगैरह प्रोवाइड करवाए जाते हैं। 499 रुपीज़ में आपको पूरा लाइफ टाइम का एक्सेस मिलेगा। आप ज़िंदगी भर के लिए केवल और केवल 499 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट करके उस पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। बाकी यहाँ पर आपको एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है 8534873368। इस नंबर पर मैसेज करके आपने इस ग्रुप को ज्वाइन करना है। व्हाट्सएप पर मैसेज करना, कह देना मैं इंटरेस्टेड हूँ इस ग्रुप को ज्वाइन करने में। आपको वहाँ से रिप्लाई आएगा, सारा कुछ समझाया जाएगा, डेमो का लिंक वगैरह दिया जाएगा। आप अच्छे से सोच समझने के बाद में यहाँ पर अपना इन्वेस्टमेंट करके उस ग्रुप का हिस्सा बन सकते हो, जहाँ पे आपको डायरेक्टली बेनिफिट्स मिलेंगे। कोई पीडीएफ डाउनलोड करना चाहता है, कोई नहीं करना चाहता, सबको अपने अपने बेनिफिट्स यहाँ पर प्रोवाइड करवाए जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर इसी के साथ में करते हैं लेक्चर को समाप्त और मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।